समाजवादी पार्टी ने झांसी के चारों टिकट एक साथ तय किए और चारों को एक साथ ये भी फार्म देना था। और जहाँ तक अगर मैं ये कहूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुझे काफ़ी पहले संकेत मिल गए थे कि झांसी सदर से आपको चुनाव लड़ना है। जिस दिन मुझे और इन सब के साथ ये भी फार्म मिलना था अथॉरिटी लेकर, उस दिन मेरे बड़े भाई का सुबह 7:30 बजे से हो गया। हम सबको जाना था, गाड़ी तैयार थी, अचानक उन्हें अटैक पड़ा तो मैं 2 दिन वहाँ नहीं जा पाया। तीसरे दिन फिर मैं जब गया तो परसों में शाम को पहुँचा तो परसों आपने देखा होगा उन्हें वहाँ लगा कि भाई अगला आदमी जब तीनों प्रत्याशी यहाँ की जिनकी टिकट तय हुए, चारों प्रत्याशी वो उनमें से 3 पहुँच गए, चौथा नहीं आया तो उन्हें लगा। लेकिन जब यहाँ से सूचना पहुँची उनके पास तो वो समाजवादी पोर्टल पर वो फेस पर वो चला था कि इनके भाई का स्वर्गवास हो गया। तो 3 दिन बाद जब मैं वहाँ अथॉरिटी लेटर लेने पहुँचा तब मुझे वो अथॉरिटी लेटर मिला। इसलिए मुद्दे क्या रहेंगे आप इलेक्शन में मुद्दे ये रहेंगे कि आज आप देख रहे हैं कि झांसी में विधायक भाजपा का, सांसद भाजपा का, मेयर भाजपा का, जिला पंचायत का अध्यक्ष भाजपा का आज झांसी विकास के नाम पर अपने आंसू बहा रहा है। दुर्दशा की स्थिति आप देख रहे हैं कि जिस रूट पर स्वच्छ झांसी सुंदर झांसी का नारा दिया गया, लेकिन आप ये देखें कि 2012 से 2017 के बीच नंदनपुरा से लेके आवास विकास के उस हाईवे से लेके और मेडिकल तक इस रोड का चौड़ीकरण हुआ, वो अखिलेश सरकार के टाइम में। उसके बाद फिर जो पैरा मेडिकल कॉलेज अखिलेश जी के टाइम में बना 500 सैया का, ये ब्रिज की नींव, ओवर ब्रिज की नींव अखिलेश सरकार के टाइम में रखी गई। और ये इस काम को उस समय 80% करा दिया गया था, 20% काम रह गया था। जो सेंट्रल गवर्नमेंट को वो पैसा ओवर ब्रिज का देना था, वो पैसा उस सरकार ने नहीं दिया। उनकी सोच केवल ये थी कि उस पर पत्थर हमारा लगेगा, नाम हमारा होगा, उद्घाटन हम करेंगे। तो ये कहते रहे कि भाई वो गार्डन नहीं मिल रहे, हमें गार्डन नहीं मिल रहे। मतलब भारत सरकार ये कह रही कि हमें गार्डन नहीं मिल रहे हिंदुस्तान में, और उस काम को रोका गया। काम को रोकने के बाद जैसे ही इनकी प्रदेश में सरकार आई और केंद्र में दूसरी बार सरकार हुई, इन्हें गार्डन मिल गए। और उस पर आप देख रहे कि उस ओवर ब्रिज पर जिनके नाम से वो नाम पट्टिका लगी है, उनका कितना योगदान है उसमें, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। आप देखिए 500 बेड का पैरा मेडिकल कॉलेज बना, कोरोना के काल में मरीज यहाँ वहाँ भटकते रहे, प्राइवेट नर्सिंग होम में गए, लाखों रुपया लगा और उसके बाद उनकी जान नहीं बची। अगर वो 500 सैया का पैरा मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था और उसको शुरू कर दिया जाता तो वो मरीज वहाँ यहाँ नहीं भटकते, वहाँ उनको सुविधा मिलती और लोगों की जान बचती और उनका पैसा बचता। तो ये बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, और आप ये देख रहे हैं शहर में जो रोड बनना चाहिए, आप चले जाएं किसी भी परकोटे के बाहर, जो रोड हम कह रहे बड़ा गांव के बाहर चले जाएं आप यहाँ गल्ला मंडी से लेके नारायण बाग चौराहे तक चले जाएं, आप नारायण बाग से बड़ा गांव के बाहर तक चले जाएं, आप उन रोडों की दुर्दशा देखो कि क्या है। आप भगवंतपुरा से टैक्स ले रहे, आप कोछा भाव से टैक्स ले रहे, आप करगुआ से टैक्स ले रहे, आप सिमराहा से मकान का टैक्स ले रहे, लेकिन वहाँ की रोडों की दुर्दशा देखें कि क्या है। आखिर क्यों काम नहीं किया जा रहा और काम कहाँ कराया जा रहा, ये मैं नहीं कह रहा, पूरी जनता और लोग लिख लिख के भेजते हैं कि पक्की रोडें बनी हैं, एपेक्स बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन उनको खोद कर हटाया जाता है और वो एपेक्स दूसरी जगह लेके बिछा दिए जाते हैं और दूसरे एपेक्स उन्हें तो करोड़ों रुपया, और वो काम हो रहा है झांसी में, झांसी नगर निगम में, जिसमें कमीशन ज़्यादा मिले। और कमीशन के नाम पर आप देख रहे कि यहाँ इस
पंचवर्षीय योजना में नगर निगम में अरबों रुपया आया, अरबों रुपया, और उस अरबों रुपया का बंदर बांट हो गया। जब सरकार बदलेगी इसका हिसाब दिया जाएगा। आपने देखा आतिया तालाब में कितना अच्छा काम हुआ था, लेकिन 1.5 साल बाद उस एपेक्स को, उन पत्थरों को, उनको सबको हटा दिया गया और दूसरे बिछ गए। या उस पैसे से 47 लाख का काम, 47 करोड़ दशमलव 50 लाख का काम लक्ष्मी तालाब में हुआ। और उसमें अगर आप जाके अध्ययन करें कि क्या वो 47 करोड़ का काम है, उससे अगर गरीबों के लिए एक फैक्ट्री लगा दी जाती, अभी 250 करोड़ रुपया खर्च हुआ प्रधानमंत्री के आने पर, उस 250 करोड़ से अगर एक फैक्ट्री लग जाती तो 500 से 1000 लोगों को रोजगार मिलता। तो आज हम देख रहे हैं विज्ञापन पर करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ों नहीं, हजारों करोड़ रुपया प्रतिदिन खर्च हो गया। और वो पैसा अगर बेरोजगारों को रोजगार पे लग जाता तो आज लोगों को रोजगार मिलता। ये जरूर हो रहा, नौकरी तो इनने दी नहीं किसी को। उस समय से एक भर्ती नहीं हुई 2014 से लेके और 2022 से आज, लेकिन लोगों को समय से पहले रिटायरमेंट जरूर दे दिया। वो मैं नहीं कह रहा, आप लोग सब रोज पढ़ते हैं। आज पेपर में है जागरण में कि इनकी कुंडली देखो और कौन अधिकारी चुनाव में टाइम नहीं दे रहे, भाजपा की बात नहीं कर रहे, तो उन्हें हटा दिया जाए। उनकी वो पत्रिका खराब करके उनको हटा दिया जाए। उनकी जो जीवन पत्रिका है। आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में आ रहे हैं? मैं यही मुद्दों को लेके जाऊंगा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, शिक्षा का व्यवसायीकरण। आज आप देखते हैं शिक्षा में प्राइवेट स्कूल इन शासन के इशारे पर अधिकारियों से मिलकर प्राइवेट स्कूलों की दुर्दशा खराब कर दी गई। कहीं छत नहीं है, कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं है, और प्राइवेट स्कूल कुकुरमुत्तों की तरह खुल रहे हैं। आज कोरोना काल में आपने देखा बच्चा 2 साल से स्कूल नहीं जा रहा है, लेकिन गार्जियन से कहा जाता फीस जमा करो, नहीं आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये सारी चीजें, इन मुद्दों को लेके जाऊंगा। दूसरा ये कि शिक्षा का व्यवसायीकरण खत्म किया जाए। एक प्रोस्पेक्टस हो, वो प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट स्कूल में भी हो और सरकारी स्कूल में भी हो, ताकि गार्जियन को। अगर सर आप विधायक बनते हैं तो जो अभी सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की जो अव्यवस्थाएं हैं, उस पर आप किस प्रकार से अपना कदम उठाएंगे? सबसे पहले मेरी सोच होगी कि यहाँ कानून का राज हो और मेडिकल कॉलेज और ये स्वास्थ्य विभाग, हमारी जो ये थेरापी अस्पताल जिसको हम लोग कहते हैं, इसको इतनी अव्यवस्थाएं हैं कि डॉक्टर वहाँ से सीधे बात नहीं करता है। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि मेडिकल की और ये हमारी सिविल हॉस्पिटल की, इसकी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो। और हम सरकार से अपेक्षा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग से कोई समझौता नहीं किया जाए, यहाँ पैसा दिया जाए ताकि हमारे गरीबों को सही वो इलाज मिल सके। और ये चीज़ें जो निजीकरण में जा रही हैं, इन मुद्दों को हम लेकर जाएंगे कि ये जो भी विभाग है वो निजीकरण में ना जाए। वो यहाँ सरकारी मेडिकल कॉलेज में आज 2 रुपये का पर्चा बनता है, गरीब का इलाज हो जाता है। अगर वो प्राइवेट नर्सिंग होम में जाता है तो पहले 400 रुपये का पर्चा बनता है, उसकी केवल नमस्ते। सर जैसे कि आपको जानकारी है कि अभी अपने झांसी जनपद में सबसे ज्यादा प्राइवेट नर्सिंग होम संचालित किए जा रहे हैं। अगर सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं मिलती तो क्या मरीज प्राइवेट नर्सिंग होम की तरफ जाता? बिल्कुल नहीं जाता। मैं वही कह रहा कि कोरोना काल में जो हमारी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी पैरा मेडिकल कॉलेज में 500 बेड की अस्पताल बना गए थे, उसको अगर चुस्त दुरुस्त कर दिया जाता तो ये जो करोड़ों रुपया प्राइवेट नर्सिंग होम ने पैदा किया है, उन गरीबों को वहाँ इलाज मिलता और फ्री में इलाज मिलता, 2 रुपये का पर्चा मिलता और फ्री में। सर जैसे कि अपने सरकारी अस्पताल में काफी सालों से ENT सर्जन नहीं है, जिसके चलते वहां पे आने वाले मरीजों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है, मैंने इस बात को उठाया, आपने देखा होगा मैं कई बार गया कि ये ENT है या हमारी जो मानसिक जो वो मशीन है वो मेडिकल में भी 4 दिन चलती है और 26 दिन खराब होती है।
तो सबसे पहले हमारी व्यवस्था ये होगी कि चाहे वो कोई रिश्तेदार भी हो, लेकिन उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और सरकार से ये कहा जाएगा कि हमारी झांसी हो या उत्तर प्रदेश में कहीं मेडिकल सुविधा बिल्कुल चुस्त दुरुस्त की जाए। सर जैसे कि अभी झांसी जनपद को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, तो इसके तहत आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपको लग रहा है कि झांसी को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है? आप मैं वो ही कह रहा हूँ, मैंने इससे पहले भी कहा, जी झांसी को स्मार्ट सिटी में अरबों रुपया आया जी और उस अरबों रुपये का बंदर बांट हो गया। आपको लगता है, या झांसी की जनता से आप पूछ लें कि ये क्या स्मार्ट सिटी है, क्या ये स्वच्छ झांसी है, सुंदर झांसी है? अगर वहाँ नंदनपुरा से लेके और जो दीवारें बनी हैं उस पर आपने चित्र बना दिए या ओवर ब्रिज के लिए नीचे चित्र बना दिए, तो क्या उससे सुंदर झांसी हो जाएगी, स्वच्छ झांसी हो जाएगी? आप अभी चले जाएं, ये फास कॉलोनी है, इसमें आ जाए इंक्लेव में, आज भी इतना इतना पानी भरा मिलेगा। ये जो पुलिया बनी है इसमें पाइप डला है, जिसके लिए मैं कई बार लिख चुका, लोगों ने यहाँ अनशन किया कि उसको एल टाइप में कर दो, लेकिन नहीं हुआ। तो हम इसका विरोध करेंगे और इसकी जांच कराएंगे कि आपने जो अरबों रुपया मंगाया है, क्या ये स्वच्छ झांसी और सुंदर झांसी है? केवल आप अपने अंक बढ़ाने के लिए केवल अधिकारियों से रिपोर्ट लेके और आप 1 नंबर पर 2 नंबर पर ये सब चीजें, तो क्या सर जब से आप अभी विधानसभा की जो तैयारी कर रहे हैं, अभी आपका जनसंपर्क कहाँ कहाँ हो चुका है? वैसे ऐसा है, जनसंपर्क तो जैसे ही मैंने 10 नवंबर को पार्टी ज्वाइन की और 10 नवंबर को पार्टी ज्वाइन करने के बाद मैं हर क्षेत्र में, चूँकि पार्टी से आदेश हुआ, तो मैं झांसी विधानसभा की हर क्षेत्र में होके आया। तो सर जब आपने जनसंपर्क किया तो आपने वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं और क्या क्या असुविधाएं देखी? देखिए, असुविधाएं तो बेशुमार है जी चाहे मैं वहाँ कृष्णा नगर गया हूँ, गड़िया गांव गया हूँ, या ये हमारे राजेश यादव बैठे करगुआ के, इनके यहाँ गया हूँ। टैक्स लिया जा रहा, वहाँ फौजियों की कॉलोनी है, अगर उनका रोड देख लिया जाए तो बेचारे फौजी चिल्लाते हैं। या आप पिछोर चले जाए, इसमें कोछा भावर चले जाए, तो आपको स्थिति देखने को मिल जाएगी। मैं नहीं कह रहा कि क्या दुर्दशा है। सर चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि अगर सरकार बनी तो यहाँ बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार कम होगा, युवाओं को नौकरियाँ मिलेंगी, महिलाओं की सुरक्षा होगी, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और किसानों को फ्री में ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। सर जैसे अभी आपने बोला कि अगर सरकार बनी, तो क्या सर आपको उम्मीद नहीं है कि सरकार बनेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल बनाएगी। हम 300 तो फिर आपने सर अभी जो बोला कि अगर सरकार बनी तो हम ये करेंगे, नहीं, हमारी सरकार बनी तो हम ये सुविधाएं देंगे, मैं ये कह रहा नहीं। तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आपको सर उम्मीद नहीं? हम 300 सीट से ऊपर जीत के आ रहे हैं। जी।